नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। विस्फोट में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार कहां क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में फिलहाल सीज फायर जो चल रहा है उसके बारे में। बातचीत की कोशिशें भी इस दौरान लगातार चल रही है और मध्यस्थ अपने प्रयास भी कर रहे हैं। ईरान भी बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका से बातचीत करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक और समझौते के लिए प्रेशर बनाते हैं तो वहीं दूसरी ओर हमले की धमकी भी दे देते हैं। एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जुबानी हमला बोला। हालांकि सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जुबानी हमलों से ईरान टूट जाएगा। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर की मांग की। लेबनान सरकार और इजरायल के बीच सीज फायर हुआ भी, लेकिन हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में जंग लगातार चल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन सब के बीच में हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ एक खास रणनीति अपना ली है। अब क्या है वो रणनीति और क्या वो उतनी कारगर साबित होगी, आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी खबर में मैं आपको बताऊंगी कि ईरान की बड़ी ताकत किस तरीके से, यानी कि उसके प्रॉक्सी नेटवर्क किस तरीके से अमेरिका के लिए मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। ये प्रॉक्सी संगठन ही ईरान की ओर से जंग भी लड़ रहे हैं और क्षेत्र में ईरान का दबदबा बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ईरान की ओर से इन संगठनों को हथियार, सैन्य मदद, ट्रेनिंग, दूसरी सहायता मिलती रहती है। हालांकि कभी ईरान ने संगठनों की मदद लेने या उन्हें मदद करने की बात नहीं मानी और अब एक और संगठन सिर उठा रहा है, वो भी ईरान के हजारों किलोमीटर दूर लंदन में। सवाल यह है कि क्या यह भी ईरान का प्रॉक्सी संगठन ही है या कोई नया ग्रुप ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की फेहरिस्त में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। अमेरिका को ईरान का एक और नया शांति प्रस्ताव मिल चुका है। अमेरिका को ईरान का जो नया शांति प्रस्ताव मिला है उसमें ईरान ने यूएस को 14 पॉइंट भेजे हैं और यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब भी दिया है। और इसमें जो पॉइंट प्रमुखता से रखा गया उसके अनुसार हॉर्मुज में नाकाबंदी जल्द खत्म करनी होगी, दोबारा युद्ध न करने की गारंटी देनी होगी, ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी हो जाए। ये एक बार फिर से उनकी तरफ से एक मसौदा तैयार किया गया ईरान की तरफ से और इस प्रस्ताव में ईरान ने यूएस को 14 पॉइंट लिख करके भेजे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि इस तरीके से जो 2 मसौदे थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से 14 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा गया है और यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का भी इसमें जवाब दिया गया है। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह कि ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब भी सामने आ गया है। ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं समीक्षा करूंगा। इस बार रिजेक्ट नहीं किया, इस बार थोड़ा वक्त मांग लिया कि समीक्षा करूंगा। लगता नहीं है कि प्रस्ताव स्वीकार होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा भी कर दिया है। तो अब जरा आप ये समझ लीजिए कि अगर ये इशारा सच में तब्दील हो जाता है तो ये तीसरा मसौदा होगा जिसे अमेरिका की तरफ से फेल कर दिया गया है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है ईरान की तरफ से कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, और ईरान जब जब ये बताता है कि उसे क्या चाहिए तब तब अमेरिका उसे रिजेक्ट कर देता है। पहले 3 चरण हॉर्मुज में खोलने होंगे, हॉर्मुज को नाकाबंदी से हटाना होगा, हिजबुल्लाह पर हमले बंद करने होंगे और उसके बाद जाकर के हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करेंगे। अमेरिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हिजबुल्लाह का पॉइंट हटा करके 2 पॉइंट और आगे बढ़ा दिए गए, दूसरा प्रस्ताव भेजा गया, अमेरिका ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा एक बार फिर से मसौदा तैयार किया गया जिसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 14 पॉइंट डाल दिए गए हैं। और मुझसे नाकेबंदी भी हटाइए, इसके साथ साथ कभी ना हमला करने की गारंटी भी दीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं इसकी प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, लेकिन वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि ये प्रस्ताव स्वीकार मुझे हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे युद्ध में सीज फायर का वक्त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा इस बात की लग ही नहीं रही है कि वो इस जंग को किसी भी तरीके से रोकना चाहते हैं। अमेरिका ईरान के बीच जंग फिलहाल थमी हुई है, लेकिन तनाव लगभग बरकरार नजर आता है। समझौते की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ईरान सीधे बातचीत को तैयार नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने अपनी शर्तें रख करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका हर हाल में ईरान को समझौते की टेबल पर लाने का प्रयास कर रहा है, उसे अपनी शर्तों पर समझौते के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए
हमले और नाकेबंदी से लेकर मानसिक दबाव बनाने तक की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना ईरान को लेकर बड़े दावे करते रहे हैं। इस बार उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने मोज्तबा खामेनेई शासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 42,000 लोगों की जान ले ली है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। हालांकि ट्रंप ने इसे युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे युद्ध नहीं मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और कई तरह के सैन्य उपकरण नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के लगभग 82% ड्रोन कारखाने ठप हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरानी शासन ने करीब 42,000 लोगों को मार डाला और अब वो किसी तरह से ईरान की जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी शासन को एक क्रूर समूह बताया, साथ ही उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि देखना होगा कि वो जंग में कब तक टिक पाते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसे दबाव बनाने वाले बयान दिए हों। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दावे करते रहे हैं और हर बार ईरान उनके दावों को खोखला साबित कर देता है। फिलहाल न तो ईरान सरेंडर कर रहा है और ना ही समझौते के लिए सीधी बातचीत की टेबल पर आ रहा है, बल्कि समय काटता दिख रहा है। दोनों पक्षों के रुख को देखकर इस तनाव का जल्द अंत होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की चिंगारी शोला बनकर तबाही मचाएगी। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ है, अब वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि युद्ध से पहले क्या स्थिति बनी हुई थी। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित नहीं किया जाता था ईरान की तरफ से, लेकिन अब युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान कंट्रोल कर रहा है। वहां से आने जाने वाले जहाजों पर सीधे सीधे टैक्स लगा रहा है। गल्फ ऑफ ओमान में पहले कोई रोक टोक नहीं थी, अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी है और उसकी वजह से ईरान को नुकसान भी हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसने $4.8 बिलियन का नुकसान अभी तक ईरान का कर दिया है। ईरान के तेल पर पहले प्रतिबंध थे, लेकिन अब ईरान के तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो चाहे जिसे अपना तेल बेच सकता है और उससे अच्छा खासा मुनाफा उसने इस दौरान कमाया भी है। हालांकि हॉर्मुज में जब से नाकेबंदी हुई है उससे नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो युद्ध से पहले ये स्थिति थी, युद्ध के बाद ये स्थिति थी। दूसरा पॉइंट दिखाइए। ईरान पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, लेकिन अब ईरान परमाणु हथियार बनाएगा, ये उसकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। उसने कहा कि हम पर हमला किया है तो अब हम हथियार बना करके भी रहेंगे। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले अमेरिका की संपत्ति हुआ करते थे, लेकिन ईरान हमले से यूएस के ठिकाने अब दूसरे देशों के लिए मिडिल ईस्ट के वो बोझ बन चुके हैं। क्वाड और नेटो सहयोगी हुआ करते थे अमेरिका के, लेकिन अब क्वाड और नेटो से अमेरिका की अनबन हो रही है। अनबन यहां तक हो गई कि नेटो से 5,000 सैनिक अमेरिका की तरफ से वापस बुला लिए गए। दुनिया भर में महंगाई पहले घट रही थी, लेकिन अमेरिका ने जैसे ये इस युद्ध की शुरुआत की है, ये महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के संबंध में वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है। वो समझौता भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये तय करने में कठिनाई हो रही है कि उनका नेता आखिरकार कौन है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है वो मैं जरा आपको सुनाती हूं। Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to.
it'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. अब ईरानी सैन्य अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के साथ एक बार फिर से युद्ध की आशंकाएं तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ अभी सब कुछ फिलहाल के लिए ठीक नहीं है, बल्कि युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ते जा रही है और डील नहीं होने पर युद्ध संभव है। ये बातचीत के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा था कि इसे किसी तरीके से सुलझाया जा सके, अब वो आशंकाएं धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ईरान की तरफ से भेजे गए मसौदे को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे में अब ऑप्शन यही बचा है कि एक बार फिर से दोनों ही देश युद्ध में वापस आ जाए, क्योंकि बातचीत का खेल अमेरिका ने बहुत खेल लिया। अमेरिका अपनी तैयारी के लिए ये पूरा समय दरअसल चाह रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस समय तैयारियां पूरी कर ली होंगी। अब डील नहीं होने पर युद्ध संभव है, यह अधिकारी की तरफ से कहा गया। ईरान में लोकतांत्रिक सरकार के साथ ही सुप्रीम लीडर की सरकार भी चलती है। लोकतांत्रिक सरकार के अधीन ईरान की सेना है, तो वहीं सुप्रीम लीडर के प्रति IRGC जवाबदेह है। आमतौर पर दोनों व्यवस्थाओं के बीच में तालमेल रहता है और सुप्रीम लीडर का फैसला ही अंतिम माना जाता है। लेकिन युद्ध के दौरान इन व्यवस्थाओं में भी जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान में IRGC फिलहाल पावर में है। दरअसल मुस्तफा खामनेई की कोई जानकारी नहीं मिल रही। उनके और आम लोगों के बीच में एकमात्र कड़ी IRGC ही है। IRGC कमांडर ही मुस्तफा के संदेशों को जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये संदेश क्या वास्तव में मुस्तफा की ओर से ही आते हैं या IRGC कमांडर इनमें घालमेल करते हैं। खबर आई कि IRGC कमांडर्स ने मुस्तफा खामनेई की पावर्स को हाईजैक कर लिया। बताया जा रहा है कि IRGC के कुछ कमांडर खुद ही फैसला करते हैं और मुस्तफा खामनेई को इसके बारे में महज जानकारी दे दी जाती है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को हटाने की कोशिश में है, लेकिन IRGC के दखल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और कई वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद सत्ता गलियारों में संघर्ष का दावा किया जा रहा है। खासतौर पर पश्चिमी मीडिया में ईरानी नेतृत्व के बटे होने का दावा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कथित तौर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ से तनातनी चरम पर है। खबरों के अनुसार IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के साथ अराक्ची की करीबी के चलते पेजिशकियान और गालिबाफ एकजुट हो गए हैं और दोनों मिलकर अराक्ची को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो विदेश मंत्री के तौर पर उनके फैसलों से खुश नहीं है। इजरायली मीडिया ने ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पेजिशकियान और बागेर गालिबाफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कूटनीति और बातचीत के तरीके से असंतुष्ट हैं और उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। पेजिशकियान और गालिबाफ का मानना है कि अराक्ची सरकारी नीतियों को लागू करने के बजाय अहमद वाहिदी के करीबी सहायक बनकर रह गए। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक अराक्ची ने कई फैसले राष्ट्रपति पेजिशकियान को जानकारी दिए बिना ही लिए। वो सरकार को दरकिनार करते हुए वाहिदी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इस वजह से पेजिशकियान ने अपने करीबियों से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अराक्ची को विदेश मंत्री के पद से हटाने जैसा महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार पेजिशकियान और वाहिदी के बीच गंभीर मतभेद बने हुए हैं। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के भीतर विवाद की वजह से ही टीम ने 12 अप्रैल को अमेरिका के साथ बातचीत छोड़ दी थी। ईरानी डेलीगेशन के सभी सदस्य वार्ता में एक राय से किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इससे पहले भी IRGC और ईरान सरकार के बीच टकराव की खबरें आती रही। हालांकि ईरान ऐसी खबरों से इनकार करता रहा। ऐसे में सवाल ये कि कहीं अंदरूनी टकराव की खबरें मीडिया में प्लांट तो नहीं की जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान टकराव की खबरें फैलाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समय ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे कि ईरान की सरकार और IRGC के बीच में फूट आ जाए? अब आपको बताती हूं कि ये फूट आखिरकार कैसे पड़ी है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करना शुरू किए थे और अटैक में अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई नेताओं की मौत हो गई थी। शीर्ष नेताओं की मौत के बाद नया नेतृत्व युद्ध से जुड़े फैसले ले रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई जानकारी के अनुसार ईरानी नेतृत्व में फूट का दावा किया गया। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है और कहता है कि ये एक माइंडसेट बनाने का प्रयास पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है ईरान को लेकर के।
आईआरजीसी और ईरान सरकार के बीच में दरार की खबरें सामने आई। सुप्रीम नेता और जनता के बीच में आईआरजीसी ही एकमात्र कड़ी है। आईआरजीसी पर फैसले लेकर के मुस्तफा को केवल सूचना देने के आरोप अब लग रहे हैं। ईरान ने नेतृत्व में फूट की खबरों को सीधे तरीके से बेबुनियाद करार दिया है। लेकिन ये आईआरजीसी क्या है? ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच में तकरार की खबरें तो आई। आम लोग सरकार को चुनते हैं, ईरान की अपनी सेना भी है, लेकिन उसके समानांतर ही आईआरजीसी भी है, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। अब आपको आईआरजीसी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र सेना है आईआरजीसी और सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही होती है। ये अयातुल्लाह खुमैनी के आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई, जब वहां पर इस्लामिक क्रांति आई थी। तब ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा इनका उद्देश्य है। आईआरजीसी के यूनिट कुड्स फोर्स देखती है। विदेशों में कामकाज, प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार, ट्रेनिंग कुड्स फोर्स की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये है आईआरजीसी का स्वरूप। अब एक और खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। खबर ये है कि दक्षिण लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है और ये स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये सब कुछ तब हो रहा है जब इजराइल और लेबनान के बीच में शांति समझौता चल रहा है। हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से और हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। शुरुआती तौर पर जानकारी मिली थी कि 7 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अभी ये संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हमले में कई लोग मारे गए, लेकिन ये हमले आखिरकार जब शांति वार्ता हो गई है दोनों देशों के बीच में, तो क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। तो उसका जवाब ये है, जो कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह लगातार हमले करते जा रहा है और हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए, अपने यहाँ पर हो रहे हमलों का बदला लेने के लिए जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिण लेबनान पर हमले करती है और ये कहती है कि उसने हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इसकी वजह से दक्षिण लेबनान में बहुत भीषण तबाही आई। अब देखिए, एक साथ 50 एयर स्ट्राइक वहां पर की गई और 20 ठिकानों को इस दौरान निशाना बनाया गया है। دوار الزيتون العالم بالأراضي بعيد عني طلعت رفاعي هون طلعت رفاعي सीज फायर के बावजूद लेबनान में बारूदी बारिश जारी है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान में कई इलाके दहल रहे हैं। इस बीच इजराइल का दावा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कथित सुरंग नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को नष्ट करने के बाद अब ड्रोन खतरे को खत्म करना ही इजराइल का अगला टारगेट है। नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों को नष्ट करने के बाद कहा कि इजराइल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू के मुताबिक आईडीएफ को ड्रोन हमलों को खत्म करने के लिए विशेष परियोजना के निर्देश दिए हैं। इजरायली सुरक्षा बलों का दावा है कि दक्षिणी लेबनान के कंतारा में डिवीजन 36 के अभियानों के तहत उन्होंने लेबनान में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण सुरंग का पता लगाया। आईडीएफ के मुताबिक ये सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी है, जमीन से 25 मीटर नीचे तक जाती है। आईडीएफ ने दावा किया कि सुरंग का निर्माण ईरान की मदद से किया गया। इसे करीब 450 टन विस्फोटकों की मदद से नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक ये सुरंग करीब 25 मीटर गहरी थी और पथरीली ग्रेनाइट चट्टान में खोदी गई थी।
जिसमें 30 शाफ्ट भी थे। आईडीएफ के मुताबिक नष्ट की गई सुरंग के अंदर 30 कमरों के बीच शावर, गलियारों में अयातुल्लाह शासन के नेताओं की तस्वीर से सजावट और सजावटी लैम्प मौजूद है। इस सुरंग में हथियारों का बड़ा जखीरा छिपा हुआ था, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह आतंकवादी किया करते थे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई करने में आईआरजीसी का अहम योगदान रहा। खबरों के मुताबिक आईआरजीसी ने ही हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को सुरंगों की अहमियत बताई और प्रॉक्सी संगठनों ने अपने अपने इलाकों में सुरंगों का बड़ा जाल तैयार किया। आईडीएफ ने गाजा में भी ऐसी ही सुरंगों को तबाह करने का दावा किया था, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते थे। इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर लगातार जारी है। हालांकि इसके बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल के एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर का आखिरकार प्लान क्या है। तो उस प्लान के बारे में अगर मैं शुरुआत करूं, आपको बताऊं कि किस तरीके से इजराइल दरअसल ये कहता है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। हमला होने या खतरा दिखने पर इजराइल उसका माकूल जवाब दे सकता है, जो कि उसके द्वारा दिया जा रहा है। लेबनान में नागरिक या सैन्य ठिकाने पर हमला इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा, ये उसका वादा है। देश में उग्रवादी संगठनों को लेबनान सरकार रोकेगी, ये उसकी तरफ से मांग की गई थी जब ये सीज फायर पर समझौता दोनों देशों के बीच में हो रहा था। हिजबुल्लाह और दूसरे गुटों को रोकने की जिम्मेदारी लेबनान पर है। ये कहा गया था इजराइल की तरफ से कि अगर आप हिजबुल्लाह को और दूसरे गुटों को रोक लोगे इजराइल पर हमला करने से, तो हम भी पीछे हट जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेबनान ले सकता है। ये भी सुझाया गया था इजराइल की तरफ से लेबनान को कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लीजिए, लेकिन हिजबुल्लाह को किसी तरीके से रोकिए। और अगर हिजबुल्लाह आपके काबू में है, कंट्रोल में है, वो रुक जाता है हम पर हमला करने के लिए, तो हमारे पास कोई वजह नहीं बचती आप पर हमला करने की और हम हमला नहीं करेंगे। लेबनान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां संप्रभुता की रक्षा करेंगी, ये कहा गया। बातचीत सफल होने पर इस युद्ध विराम को और आगे बढ़ाया जा सकता है और ये 2 बार का युद्ध विराम है जो कि आगे बढ़ाया जा चुका है। अब आइए आपको ये बताती हूं मैप के माध्यम से कि क्या इजराइल का लेबनान को लेकर के प्लान है। तो सबसे पहला जो उसकी तैयारी है वो ये है कि इजराइल के उत्तरी हिस्से में लेबनान दरअसल मौजूद है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये लेबनान आपको नजर आ जाएगा, ये इजराइल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा और ये इनकी स्थिति है मैप के अनुसार। इजराइल के उत्तर में लेबनान मौजूद है, इसके साथ साथ गोलान हाइट्स भी है यहाँ पर, जिस पर यह कहा गया कि ये दरअसल गोलान हाइट्स पहले फिलिस्तीन का हुआ करता था, जिस पर इजराइल ने अपना दावा किया है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से के करीब ही गाजा भी है। माना यह जाता है कि इजराइल की रणनीति लेबनान में एक बफर जोन बनाने की है। लेबनान में वो बफर जोन बनाना चाहता है, यानी इजराइल बॉर्डर से लगे हुए लेबनान के इलाके पर कब्जा करके उसे बफर जोन में इजराइल तब्दील करना चाहता है इस पूरी जगह, ताकि इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है, ये किरियत शमोना वाला ये हिस्सा उसका किसी तरीके से लेबनान के हमले से, यानी कि हिजबुल्लाह के हमले से सुरक्षित हो जाए। इजराइल का जो मुख्य मकसद है वो है हिजबुल्लाह को लितानी नदी की उत्तर की ओर धकेल देना, और उसने इसीलिए कहा था ये लितानी नदी है, ये वाले पोर्शन में वो चाहता है कि हिजबुल्लाह को यहाँ लेबनान से खींच करके लितानी नदी वाले पोर्शन में वो ढकेल दे, और यहाँ पर भी वो चाहता है कि एक बफर जोन बना ले ताकि यहीं पर हिजबुल्लाह को सीमित किया जा सके और उसकी गतिविधि पर वो नजर रख सके। योजना के अनुसार सीमा से 5 से 10 किलोमीटर तक, इस सीमा पर 5 से 10 किलोमीटर तक यहाँ पर वो बफर जोन बना करके रखना चाहता है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को इजराइल के बॉर्डर से दूर किया जा सके। अब आप जरा स्थिति देखेंगे, इजराइल यहाँ है और उसके बाद वो चाहता है कि यहाँ लितानी नदी पर, यहाँ से यहाँ उसको लेकर के वो आ जाए, और अगर वो इस तरीके से उसे समेट देगा तो यहाँ से हमले इजराइल तक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उत्तरी इजराइल के रहने वाले लोगों को इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर लितानी नदी तक उसने हिजबुल्लाह को समेट दिया। इसलिए जरूरी है कि इजराइल वहां से शुरू होकर के लेबनान पर हमले करके लेबनान से तमाम आतंकियों को लितानी नदी तक समेट लाए, और लितानी नदी के आधे से हिस्से पर उसने कब्जा भी कर लिया है। टायर शहर पर लगातार उसकी तरफ से हमले किए जा रहे थे।
ये कहा जा रहा है कि लितानी नदी के आसपास जगह को खाली करने के आदेश तक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दे दिए गए हैं और अपने झंडे भी वहां पर लगा दिए गए हैं। अब वो चाहता है कि हिजबुल्लाह को हम इसी तरफ खींच करके लेकर के आए ताकि उस जगह को, इजराइल को हम, उत्तरी इजराइल को, किरियत शिमोना को हम पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें। अब एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। आपको बताती हूँ कि खबर क्या है। खबर यह है कि भारतीय जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। भारतीय जहाज ने एलपीजी लेकर के जो आ रहा था उसने हॉर्मुज को पार कर लिया है। नाकेबंदी के बावजूद यह सर्वशक्ति जहाज वहां से निकला है। ये भारत की कूटनीति का एक अहम हिस्सा है कि एक तरफ अमेरिका बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान भी है। नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से लगाई गई है, बावजूद इसके हॉर्मुज स्ट्रेट को भारतीय जहाज की तरफ से पार कर लिया गया। वो एलपीजी को लेकर के आ रहा है और इसका नाम बताया जा रहा है सर्वशक्ति। ये आपको मैं एआई जनरेटेड फोटोज दिखा रही हूँ, लेकिन ये तस्वीर, ये सर्वशक्ति, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से भारत के जितने भी एलपीजी लेकर के ये सर्वशक्ति आ रहा है, जितने भी जहाज है वो इसी तरीके से हॉर्मुज को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्ते, अमेरिका के साथ कूटनीतिक रिश्ते, और वो दोनों ही देश भारत को चाह करके भी रोक नहीं पा रहे हैं। अब एक और खबर है। खबर ये कि हॉर्मुज पर नया कानून ईरान की तरफ से बनाया जाएगा। ये उसकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। हॉर्मुज पर वो अपना अधिकार चाहता है। इजरायली जहाज पर रोक लगाने की तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। हालांकि उसने पहले भी कहा था कि अमेरिका और इजरायल के एक भी जहाज को वो यहाँ से नहीं गुजरने देगा। मसौदे को संसद में पास कराने का प्लान है। दुश्मन जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। पहले उसकी तरफ से ये मौखिक रूप से कहा गया था, लेकिन अब वो सीधे सीधे इस पर कानून बनाना चाहता है और कानून बना करके ये बताना चाहता है कि उसका एक अधिकार हो चुका है, वो जिसे चाहे जाने देगा, जिसे चाहे उसे रोक लेगा। और इजराइल पर तो खास तौर पर वो लगाम लगाते हुए नजर आ रहा है कि इजरायली जहाजों को तो नहीं जाने देंगे। और ये पूरा मसौदा वो संसद में पास कराने का प्लान लेकर के आया है ताकि दुश्मन जहाजों को गुजरने की इजाजत वो ना दे। लेकिन इन सब के बीच में भारत का सर्वशक्ति जहाज एलपीजी लेकर के हॉर्मुज को क्रॉस कर चुका है। ये भारत, नए भारत की कूटनीति है कि ना ईरान रोक पाया और ना ही अमेरिका नाकेबंदी के बावजूद जो ये कह रहा है कि 44 जहाजों को उसने वहां से वापस लौटा दिया है, वो भी नहीं यहाँ पर दखल दे पाया, वो भी यहाँ पर नहीं रोक पाया। और ये कोई पहला जहाज नहीं है भारत का जो इस पूरे युद्ध के दौरान गुजरा है। हर देश में जब लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको कितनी गैस का इस्तेमाल करना है, कितना पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना है, कितना आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा, तब उस परिस्थिति में भारत में जहाजों का आना जाना पूरे तरीके से नॉर्मल लग रहा है। लेबनान और इजरायल के बीच में सीज फायर तो हो गया, लेकिन इलाके में शांति अब तक नहीं आई है। इजरायल के लेबनान पर लगातार हमले भी चल रहे हैं। हालांकि इजरायल का दावा है कि वो अपनी हिफाजत के लिए अटैक कर रहा है और उसका निशाना हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। इन सब के बीच में हिजबुल्लाह अब एक नई रणनीति पर काम करने जा रहा है। دوار الزيتونة دوار الزيتونة العالم بالأراضي بعيد عني طلعت लेबनान की जमीन टहल रही है। इजरायली तोपें गरज रही हैं, ड्रोन बारूद बरसा रहे हैं। कहने को तो इसराइल और लेबनान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन वास्तविक हालात कुछ अलग ही है। हिजबुल्लाह भी अब इसराइल के खिलाफ आत्मघाती हमलों की रणनीति पर विचार कर रहा है। इस रणनीति के जरिए 1980 के दशक में हिजबुल्लाह ने इसराइल में भारी तबाही मचाई थी। मीडिया रिपोर्ट में एक हिजबुल्लाह कमांडर के हवाले से बताया गया कि अब इसराइल के कब्जे वाली लेबनानी इलाके में सुसाइड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। यानी हिजबुल्लाह एक बार फिर 1980 के दशक की टैक्टिक्स पर लौटने का विचार कर रहा है और इसराइल को पैर जमाने से रोकने के लिए सुसाइड स्क्वाड को एक्टिवेट कर सकता है। खबरों के मुताबिक सुसाइड बॉम्बर्स के बड़े ग्रुप पहले से तैयार प्लान के हिसाब से कब्जे वाले इलाके में तैनात हैं। इन सुसाइड बॉम्बर्स का मिशन इजरायली कब्जे वाले लेबनानी गांवों में इजरायली सेना से निपटना है। सुसाइड बॉम्बर्स के एक्टिव होते इजरायली सैनिकों के हताहतों के बढ़ने की आशंका है। हिजबुल्लाह का दावा है कि सुसाइड अटैक के बाद इसराइल को लेबनानी गांवों से
पीछे हटना पड़ सकता है। गाजा सीजफायर के बाद इसराइल और लेबनान के बीच हमले रुक गए थे, लेकिन 28 फरवरी को इसराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत ने इसे फिर से भड़का दिया। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद ईरान के साथ मिलकर इसराइल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। 2 मार्च को इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर अपने हमले शुरू किए। इसराइल के इस हमलों में लेबनान के आम नागरिकों को नुकसान हुआ पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, जहां आराघची और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच में फोन पर ये बातचीत हुई और ये बातचीत कोई पहली दफा नहीं हुई है। इसके पहले भी फ्रांस और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। एक बार फिर से विदेश मंत्री दोनों आराघची और साथ ही फ्रांस की उन्होंने बातचीत की है फोन पर। युद्ध पर ईरान ने साझा किया है अपना रुख। उन्होंने बताया कि उनका रुख क्या है। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है और इसके साथ साथ वो लगातार हर देश के विदेश मंत्री से न केवल फोन पर बातचीत कर रहे हैं बल्कि जा जाकर के मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी 3 देशों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब आराघची उन 3 देशों की यात्रा पर नजर आए थे और वहां पर जाकर के तमाम मंत्रियों और नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री से फोन पर वार्ता कर ली है। इसके पहले भी वो फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत कर चुके हैं और फ्रांस का रुख एकदम स्पष्ट है। उनका कहना है कि अमेरिका की जो नाकेबंदी लगी हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट में वो एकदम गलत है। अमेरिका को लेकर के फ्रांस की तरफ से तमाम बयान आए। उन्होंने कहा भी कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सीरियस हो जाने की आवश्यकता है। इन सब के बीच में एक बार फिर से बातचीत, क्या ये नया रुख लेकर के आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, ईरान ने बता दिया है कि उसका इस पूरे युद्ध पर रुख आखिरकार क्या है। अब एक और खबर आपको बताते हैं, जहां शिपिंग कंपनियों को यूएस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की यह चेतावनी है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए टोल बिल्कुल मत देना। टोल देने पर कंपनियों पर हम बैन लगा देंगे। अब ये अमेरिका की कंपनियों के लिए भी करो और मरो वाली स्थिति हो गई है कि उन्हें अपना सामान भी वहां से लेकर के आना है। और ईरान ये कह रहा है कि अगर यहाँ से जाओगे तो टोल दिए बगैर नहीं जाओगे। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर वहां से तुम टोल दे करके आए तो हम तुम पर बैन लगा देंगे। अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये दिक्कत अमेरिकी कंपनियों के लिए भी खड़ी हो गई है, जहां अमेरिका अपनी कंपनियों को ही चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी देते हुए ये कह रहा है कि अगर ईरान को टोल जाकर के चुका दिया तो वापस आइए अमेरिका, उसके बाद हम आपकी कंपनी पर बैन लगा देंगे। और ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसे छिपाया नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ बिटकॉइन में करना है। और कल के दिन अगर ईरान ने आकर के ये बयान दे दिया कि हमने तो अमेरिकी कंपनियों तक से टोल वसूल लिया है, तो उसके बाद इन कंपनियों पर बैन लगना लगभग तय है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए तो मुसीबतों का सबब बने हुए हैं हॉर्मुज के माध्यम से, लेकिन इसके साथ साथ अपने देश के लोगों के लिए भी मुसीबतें ही बढ़ा रहे हैं। जंग से पहले ही अमेरिका ने अपने मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उनकी हिफाजत के लिए थार्ड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए। इजराइल में तो डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है। लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी बेस, अमेरिका के मित्र, खाड़ी देश और इजराइल में बर्बादी की बयार लग गई है। लेकिन इस दौरान इजराइल और यूएई एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए उस रिपोर्ट। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसे ही हालात खाड़ी युद्ध में यूएई और इजराइल के दिखे। ईरान से दोनों की ही दुश्मनी है, लिहाजा युद्ध से पहले ही दोनों ने हाथ मिला लिया। जंग के दौरान इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम यूएई में तैनात किए, यहां तक कि अपने जवानों को भी भेजा। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों के बीच इजराइल ने यूएई की रक्षा के लिए लेजर सिस्टम, आयरन डोम और एडवांस निगरानी तकनीक भेजी। ये पहला मौका है जब इजराइल ने आयरन डोम किसी और देश में तैनात किया। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संकेत माने जा रहे हैं।
इजरायल और यूएई के बीच अब रक्षा सहयोग खुलकर सामने आ गया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। हाल ही में इजरायल ने यूएई को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कई आधुनिक हथियार सिस्टम भेजे। इनमें लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम और स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम शामिल है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से करीब 20 किलोमीटर दूर से ही हमलावर ड्रोन की पहचान कर सकता है। וואו. זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल का आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। यह सिस्टम इजरायल ने इसी साल पहली बार इस्तेमाल किया था, जब लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल ने यूएई को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया। इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए सैनिक भी यूएई भेजे गए, यानी जमीनी स्तर पर भी इजरायल की मौजूदगी बढ़ी। इजरायल और यूएई का बढ़ता सहयोग खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है और आने वाले समय में इसके बड़े रणनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने यूएई पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 2000 ड्रोन दागे। हालांकि ज्यादातर हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। इस दौरान इजरायल ने यूएई को रियल टाइम खुफिया जानकारी भी दी, जिससे हमलों को रोकने में मदद मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सहयोग 2020 में हुए अब्राहम समझौते के बाद और मजबूत हुआ। इसी समझौते के तहत अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और यूएई के बीच आधिकारिक संबंध बने। फिलहाल दोनों देश सुरक्षा और खुफिया सहयोग में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच अदावत काफी पुरानी है। ईरान अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा इजरायल को मानता है, तो वहीं इजरायल मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूत स्थिति के लिए ईरान को सबसे बड़ी चुनौती मानता है। ईरान के प्रॉक्सी अक्सर इजरायल और दूसरे खाड़ी मुल्कों के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। यह भी एक वजह है कि दूसरे खाड़ी मुल्कों और ईरान के बीच ठंडी रहती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूएई और इजरायल की बढ़ती नजदीकी से मिडिल ईस्ट की सियासी तस्वीर में कोई बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल, यूएई और बहरीन के बीच में समझौता हो गया है, जिसे अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या अब्राहम एकॉर्ड। साल 2020 में यूएई, बहरीन और इजरायल के बीच में दरअसल ये समझौता हुआ था। इसके बाद अब्राहम एकॉर्ड में अमेरिका ने मध्यस्थता की।
उसकी वजह से यह समझौता हुआ। इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य बनाने पर सहमति जताई गई थी। इजराइल वैसे भी कई देशों को अपनी रक्षा प्रणाली तक साझा करता है, जिसमें यूएई भी शामिल है। यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध सामान्य बनाने का ऐलान किया और दोनों के बीच में अच्छे संबंध एक यहूदी राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी राजनयिक और आर्थिक, इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहयोग पर भी इनके बीच में आम सहमति बनी है। बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य करने पर अपनी सहमति दे दी। इसके साथ जून 2021 में अबू धाबी में इजरायली और तेल अवीव में यूएई दूतावास खोल दिया गया। अबू धाबी में इजरायली और इसके साथ साथ तेल अवीव में यूएई का दूतावास खोल दिया गया। इजराइल और यूएई के बीच में सीधी उड़ान सेवा तक स्थापित कर दी गई। यानी मिडिल ईस्ट में दो ऐसे राष्ट्र आपस में एक अच्छी साझेदारी में हैं, जिससे यह कहा जाता है कि यहूदी राष्ट्र पूरी मिडिल ईस्ट के लिए मुसीबत है, लेकिन वही यहूदी राष्ट्र एक मुस्लिम राष्ट्र का बहुत अच्छा मित्र भी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल्स और ड्रोन है। प्रॉक्सी संगठन भी उसकी सबसे बड़ी ताकत का एक अहम हिस्सा भी है। अब ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी संगठन कितने अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान वार्ता की टेबल पर तब तक नहीं आया जब तक अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले थम नहीं गए। साथ ही लेबनान में भी सीजफायर का ऐलान नहीं हो गया। ईरान के प्रॉक्सी संगठन अक्सर पड़ोसी मुल्कों के लिए सिरदर्द साबित होते रहे। हालांकि ईरान ने कभी प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट करने का खुलकर ऐलान भी नहीं किया, लेकिन उसने इन संगठनों को सपोर्ट रोका भी नहीं। अब यूरोप में भी यहूदी संगठनों पर हमलों ने नए संगठन पर ईरान का प्रॉक्सी होने के शक को पुख्ता कर दिया है। ये तस्वीरें हैं लंदन की, जहां एक शख्स ने 2 यहूदी नागरिकों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना भीषण था कि एक शख्स को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस हमले के मामले में एक नए संगठन हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया का नाम सामने आ रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार हरकत अशाब संगठन का मकसद यहूदियों में खौफ फैलाना है और अब इसके लिए हाइब्रिड वॉर की शुरुआत की गई। ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का नाम सामने आता है, लेकिन अब ग्रेट ब्रिटेन में हरकत अशाब संगठन का नाम सामने आ रहा है, जो यहूदी समुदाय के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हरकत अशाब संगठन यूरोप में एक्टिव है और इसका मकसद यहूदियों में डर फैलाना है। इसके लिए यह पूरे यूरोप में छोटे छोटे हमले को अंजाम दे रहा है। लंदन में 2 यहूदियों पर हुआ हमला इन्हीं हमलों में एक कड़ी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया संगठन के बारे में मार्च 2026 में पहली बार जानकारी सामने आई थी। यह संगठन यूरोप में ऑनलाइन माध्यमों से अपने मकसद को अंजाम दे रहा है। हालांकि अब तक इस संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है या नहीं, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। दावा किया जा रहा है कि हरकत अशाब संगठन ने बेल्जियम और लंदन में यहूदियों के खिलाफ हमले को अंजाम दिया। हालांकि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश सरकार ऐसे संगठनों से और मजबूती से निपटेगी और यहूदियों के खिलाफ किसी भी हिंसक भावनाओं को तुरंत कुचल दिया जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों में सबसे बड़ा नाम हिजबुल्लाह का आता है। यह संगठन लेबनान में सक्रिय है।
इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह संगठन लेबनान के एक बड़े हिस्से में एक समानांतर सरकार चलाता है। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता लेबनान की संसद के सदस्य भी हैं। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में मौजूद हूती भी ईरान की ही प्रॉक्सी है। हूती का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हूती के दम पर ही ईरान ने दुनिया के एक बड़े व्यापारिक रूट यानी बाब अल मंडेब को ब्लॉक करने की धमकी दी थी। हूती लड़ाके बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के IRGC की ओर से ही हिजबुल्लाह और हमास समेत दूसरे प्रॉक्सी संगठन के लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी मदद दी जाती है। हिजबुल्लाह और हूती के पास ईरानी मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इसके अलावा वह ईरान के ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की लिस्ट में एक और नाम यानी हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया का भी जुड़ता दिख रहा है। अगर ऐसा है तो यकीनन ये खबर दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। इजरायली पीएम ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, ये बताया जा रहा है। तो उनकी तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई है ये ईरान के मुद्दे पर ही बुलाई गई है। इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह को लेकर के लगातार तनाव बरकरार है लेबनान और साथ ही इजरायल के बीच में, उस पर भी इसमें चर्चा जरूर की जाएगी। लेबनान और इजरायल के बीच में शांति वार्ता पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन हिजबुल्लाह की वजह से बार बार वो शांति वार्ता टूट रही है। इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ ईरान को लेकर के अब आगे क्या कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि अमेरिका तो ये कह रहा है कि वो तैयार है, मसौदे पर मसौदे वो रिजेक्ट करते जा रहा है। ऐसे में अमेरिका भी युद्ध में कभी भी उतर सकता है। इसीलिए इजरायली पीएम नेतन्याहू भी चाहते हैं कि इजरायल की तैयारियां पूरी कर ली जाए। यही वजह है कि उनकी तरफ से कैबिनेट मीटिंग इसके लिए बुला ली गई, इस बाबत बुला ली गई है। तो अब इस कैबिनेट मीटिंग में दरअसल ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ना है और हमले करने हैं। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि इजरायल ये नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरीके से कमजोर पड़ जाए। अगर वो हमला करेगा तो फुल स्केल वॉर हो, फुल स्केल हमले उसकी तरफ से किए जाएंगे जैसे पहले किए जा रहे थे इस सीज फायर के पहले। और अगर बातचीत के माध्यम से सब कुछ सुलझा लिया गया तो हो सकता है कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन ऐसे कयास सिर्फ और सिर्फ गलत साबित हो रहे हैं। अमेरिका अपने ताकतवर हथियारों के दम पर ही ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान के पास अपने छोटे लेकिन कारगर हथियार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है? आइए आपको बताते हैं कि कैसे। ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने पिछले साल से लेकर अब तक कई घातक हथियारों से वार किया। इस साल ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की, लेकिन कई बार अमेरिका और इजरायल के हथियार बिना फटे ही ईरान की जमीन पर पड़े रह गए। कुछ ऐसे ही बंकर बस्टर बम ईरान के हाथ लगे, जिनसे ईरान के पास एक और शानदार हथियार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान के हाथ अमेरिका के सुरक्षित बंकर बस्टर बम लग गए हैं। माना जा रहा है कि ईरान इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी सैन्य तकनीक जान सकता है, जिससे वो अपना रक्षा तंत्र मजबूत कर सकता है। बताया जा रहा है कि बम में मल्टीपल फ्यूज है, जो जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम है। इसमें JDAM गाइडेंस किट है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है। इसका मजबूत स्टील आवरण जमीन भेदने और बड़े विस्फोट में मददगार है। बम का इस्तेमाल ईरान अपनी ढाल तैयार करने के लिए कर सकता है। इस बम के मुताबिक ही अब न्यूक्लियर केंद्रों की सरफेस तैयार की जा सकती है।
जो इतनी मजबूत होगी कि कंक्रीट और आयरन की लेयर में ही बम फंस जाए और 100 मीटर की गहराई में न्यूक्लियर केंद्र सुरक्षित रहे। यूरेनियम संवर्धन हॉल का काम प्रभावित नहीं होगा। इतना बड़ा बम गिरने के बावजूद वेंटिलेशन सॉफ्ट सामान्य काम करेंगे और सबसे अहम बात यह कि मुख्य हॉल में रखे संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका के जिंदा घातक हथियार ईरान के हाथ लग जाने का अंजाम घातक होगा, क्योंकि इनके अंदर बंद है अमेरिका की सैन्य तकनीक और अमेरिकी वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च। और अगर ईरान हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो जाता है तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बंकर बस्टर बम भी बना सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजराइल के अंडरग्राउंड बेस तबाह हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए युद्ध और सुरक्षा से जुड़ा खतरा है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है चीन ईरान का गठबंधन। ईरान गुप्त रक्षा करार के तहत चीन से HQ-16 मिसाइल बैटरियां हासिल करता है। चीन HQ-17AE मिसाइल बैटरियां भी सप्लाई करता है। ईरान खुद ड्रोन बनाता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स चीन से हासिल करता है। कुछ रेडी टू यूज आत्मघाती ड्रोन भी ईरान को मिलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक भी चीन से ही ईरान ने हासिल की है और इन मिसाइलों के लिए केमिकल चीन ही सप्लाई करता है। चीन से ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम भी मिलते हैं। इसके बदले में ईरान चीन को ऑयल देता है। सीक्रेट डील के तहत युआन में व्यापार को बढ़ावा देता है और अब युद्ध काल में एहसान चुकाने के लिए ईरान जिंदा मिले अमेरिकी हथियार भी चीन को दे सकता है। साफ है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान कई बम फटे नहीं थे और उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से ईरान ने कई हथियारों की कॉपी तैयार कर ली है। वो कौन कौन से हथियार हैं जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है, उनके बारे में जरा जानिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ड्रोन के बारे में। तो ईरान के पास शाहिद सीरीज के ड्रोन मौजूद हैं जो अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की नकल है और ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके बाद आता है ईरान का कॉमन 22 ड्रोन जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल है। ये सर्विलेंस और अटैक का दम रखते हैं। अब आपको मिसाइल के बारे में बताती हूँ। तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका के BGM-71 टो मिसाइल की कॉपी है। इसके अलावा ईरान की फकोर 90 मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फोनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का अजरक्स और सागे विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इसके बाद तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माने जाते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ईरान के हथियारों के विकास के बारे में। आखिर किस तरीके से ईरान ने अपने हथियारों को विकसित किया है। तो ईरान के हथियारों का इतिहास कुछ इस तरीके से। 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर शुरू हुई। ईरान पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों ने कई पाबंदियां लगा दी। सेना के लिए हथियार भी ईरान नहीं खरीद पा रहा था। इस दौरान हथियारों के मामले में वो दूसरों पर निर्भर हुआ करता था और इस निर्भरता को खत्म करने का फैसला ईरान ने खुद लिया और हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से हथियार बनाने शुरू कर दिए और दूसरों के हथियारों की तकनीक समझ करके उससे बेहतर हथियार उसने बना दिए। साल 2011 में ईरान को इसमें बड़ी कामयाबी मिलती है। ईरान ने यूएस का एडवांस और सीक्रेट RQ-170 सेंटिनल स्पाई ड्रोन गिरा दिया और ड्रोन के सिस्टम को उसने हैक करके जमीन पर उतारा। यूएस के दबाव के बावजूद ईरान ने उनका ड्रोन नहीं लौटाया। ड्रोन के इंजन, कैमरे, रडार से उसकी तकनीक को समझ लिया और ईरान ने इस तरीके से अपना ड्रोन तैयार कर लिया जो अब अमेरिका के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ईरान की 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है, जिसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। इसकी खासियत यह है कि ये बीच में दिशा बदलने में सक्षम है, यानी एम अगर सेट कर दिया गया है कि कहां पर जाकर के इसे बरसना है तो उस एम को आप बीच में बदल भी सकते हैं।
बंकर और मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जाता है। उसके बाद आती है इनकी जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 700 किलोमीटर की रेंज रखती है और इसकी खासियत है मोबाइल लॉन्चर से कहीं पर भी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये रडार से बचकर के तेजी से मूव भी कर जाती है। शायद 136 ड्रोन मिसाइल, इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसने इजराइल में सबसे ज्यादा तबाही लेकर के आया है। यह झुंड में हमला करने में माहिर है और दुश्मन के डिफेंस को सीधे तौर पर चकमा देने में सक्षम है। इसके बाद आती है शाहाद 3 मिसाइल, इसकी स्पीड 8600 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 2000 किलोमीटर है। खासियत यह है कि एक क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती है और मोबाइल लॉन्चर छिपाना इसमें आसान होता है। खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल 19600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ये रखती है और इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि ये मल्टीपल वॉरहेड यानी एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी पेलोड अपने साथ लेकर के जा सकती है। इनके जो हथियार हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग से जरूर तैयार किए गए हैं, लेकिन ये हथियार अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें इस युद्ध में बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।